14 फरवरी 2019 सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अंधेरा छाया हुआ था। सर्द हवाओं के बीच सीआरपीएफ के काफिले में शामिल एक बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उस बस में जवान सो रहे थे। कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी तो कुछ फोन पर बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में वो बस तबाही का वो केंद्र बन जाएगी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। हाईवे के किनारे एक पुल के पास एक सफेद रंग की मारुति इको खड़ी थी। गाड़ी के अंदर बैठा एक युवक लगातार काफिले पर नजरें गड़ाए हुए था। उसका नाम था आदिल अहमद दार। उम्र करीब 22 साल। वो जैशे मोहम्मद का एक सक्रिय आतंकी था। उससे पहले की रात उसने गाड़ी में तकरीबन 300 किलो आरडीएक्स भरा था। एक के बाद एक 3 बमों को तारों से जोड़ा था। वो जानता था कि आज उसे वापस लौटना नहीं है। पुल के पास से काफिला गुजर रहा था। आदिल ने गहरी सांस ली। उसने अपना फोन निकाला और एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वीडियो में वो कह रहा था, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं मुजाहिद हूँ। और फिर अगले ही पल उसने अपनी गाड़ी को काफिले की बस से टकरा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसके आसपास की दर्जनों गाड़ियों के शीशे चूर चूर हो गए। आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आसमान में धुएं का एक काला बादल छा गया। जब धुआं थोड़ा छटा तो देखने वालों के होश उड़ गए। बस का कोई टुकड़ा नहीं बचा था। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो चुके थे। उनमें से कई के शरीर के हिस्से सैकड़ों मीटर दूर बिखरे पड़े थे। ये था 14 फरवरी 2019 का पुलवामा अटैक। लेकिन इसके पीछे की कहानी उस दिन से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। ये कहानी है इंटेलिजेंस फेलियर की, राजनीतिक मजबूरियों की और उस भारत की जिसने महज 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब दे दिया। ये है ऑपरेशन हॉट रिवेंज और ये है ऑपरेशन बालाकोट। 10 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक से सिर्फ 4 दिन पहले उत्तरी कमान के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को एक इनपुट मिला था। इनपुट कुछ और नहीं बल्कि एक नाम था, आदिल अहमद दार। ये नाम उनके पास कश्मीर के एक गांव से काम कर रहे एक स्थानीय सूत्र से पहुंचा था। सूत्र ने बताया कि आदिल पिछले 3 हफ्तों से गायब है। उसकी मां ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो घर से कुछ सामान लेकर निकला है और वापस नहीं लौटा। सूत्र ने यह भी बताया कि आदिल आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के संपर्क में है। ऑफिसर ने इस इनपुट को तुरंत अपने सीनियर तक पहुंचा दिया। लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती थी स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर ऐसा होता था कि एक एजेंसी के पास इंफॉर्मेशन होती थी और दूसरी एजेंसी को उसके बारे में पता नहीं होता था। आदिल डार के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को भी 12 फरवरी को एक इनपुट मिला था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक एक फिदायीन हमले की तैयारी है। टारगेट कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का कोई बड़ा काफिला हो सकता है। लेकिन इनपुट में ना तो कोई डेट थी, ना कोई जगह का नाम और ना ही वाहन का विवरण। ये इतना वेज था कि उस पर तत्काल कोई एक्शन लेना नामुमकिन था। 13 फरवरी यानी हमले से एक दिन पहले एक और इनपुट आया। इस बार ये और स्पेसिफिक था। इसमें कहा गया था कि जैश का एक आतंकी सफेद रंग की मारुति इको में भारी मात्रा में विस्फोटक लिए हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मूव कर रहा है। ये इनपुट श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफिले के जवानों को भी इस बात का एहसास था कि खतरा बना हुआ है। उस काफिले में सवार एक जवान ने अपने परिवार को फोन किया था, अम्मी मैं ठीक हूँ, बस दुआ करना। लेकिन 14 फरवरी की सुबह जब आदिल डार ने अपनी गाड़ी को बस से टकराया तो ये सारी इनपुट्स बेमानी साबित हो गयी। धमाके के बाद पूरा देश सन्न रह गया। टीवी चैनलों पर शहीदों की तस्वीरें आनी शुरू हो गईं। हर घर में मातम छा गया। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से पागल हो रहे थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या हम पहले से जानते थे? और अगर जानते थे तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अगले ही दिन यानी 15 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ चीफ, आईबी चीफ, सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख मौजूद थे। कमरे में सन्नाटा था। सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी थी। मोदी ने एक ही बात कही, जवाब देना है। लेकिन जवाब कैसा हो? डोभाल ने कहा, सर हम पारंपरिक जवाब दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर बॉर्डर पर फिर से युद्ध थोपने का दबाव बनेगा। एक और ऑप्शन है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, कोई ऐसा काम जिससे दुनिया को पता चले कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। रॉ चीफ ने मेज पर एक नक्शा रखा। नक्शे पर एक जगह गोला बनाया हुआ था, बालाकोट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में स्थित ये शहर एक बड़ा जैशे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था। यहीं पर पुलवामा अटैक की प्लानिंग हुई थी। यहीं पर वो लोग रहते थे जिन्होंने उस बस में 40 जवानों को शहीद किया था। रॉ चीफ ने बताया, पिछले 6 महीने से हमारे एजेंट्स उस कैंप पर नजर रख रहे हैं। हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस है, लोकेशन है, गतिविधियों की डिटेल है। बस एक ही चीज चाहिए, परमिशन। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी, वो कैंप
इतना अंदर था कि आर्टिलरी की रेंज से बाहर था। लैंड ऑपरेशन तो नामुमकिन था, सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, एयर स्ट्राइक। लेकिन एयर स्ट्राइक का मतलब था पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसना, यानी पाकिस्तान को रोका, यानी तीसरी बार भारत पाकिस्तान की फुल वॉर। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सबूत चाहिए, मुझे ऐसे सबूत चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत मना न कर सके। अगले 48 घंटे रॉ ने जैश ए मोहम्मद के कैंप की सैटेलाइट इमेजेस इकट्ठा की और उन इमेजेस में एक औरत को भी ट्रेनिंग लेते दिखाया गया था। ये कोई आम औरत नहीं थी, ये जैश कमांडर के घर की रहने वाली थी। रॉ के एनालिस्ट ने यह भी पता लगा लिया कि पुलवामा अटैक के बाद से कैंप से बाहर निकलने वाले हर रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी समझ चुके थे कि भारत कुछ कर सकता है। इस बीच दूसरी तरफ भारत ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी काम शुरू कर दिया था। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से सबूत मांगे। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रॉ के पास पहले से ही एक इंटेल थी कि आदिल डार को ट्रेनिंग देने वाला मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहमद खान पाकिस्तानी आर्मी का एक्टिव ऑफिसर था। ये इंटेल रॉ ने पुलवामा के 3 दिन बाद ही कंफर्म कर ली थी। 18 फरवरी को एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि जवाब हवाई होगा, लेकिन ये कोई साधारण हवाई हमला नहीं होगा, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब वो लैंड ऑपरेशन था। इस बार भारत पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर बम गिराएगा और वापस आएगा। और ये सब करने का टाइम था रात के 3:15, जब पाकिस्तानी राडार पर सबसे कम नजर रहती है। लेकिन एक और बड़ा जोखिम था, राजनीतिक। 2019 में लोकसभा चुनावों की घोषणा होने वाली थी। अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो सरकार की छवि को नुकसान हो सकता था। अगर सफल हुआ तो भी पाकिस्तान पीछे हटने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा, क्या हम कर सकते हैं? हर कोई चुप था। तब वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा, सर हम कर सकते हैं, बस एक ऑर्डर चाहिए। 24 फरवरी की रात को ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। क्यों बंदर? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोड नेम उस क्षेत्र के नाम पर रखा गया था जहां ऑपरेशन होना था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। रॉ के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने बाद में बताया, क्योंकि हमें पाकिस्तान का पोल खोलना था, जैसे बंदर पोल खोलता है। 25 फरवरी को बालाकोट से ताजा सैटेलाइट इमेजेस ली गईं। उनमें कैंप के अंदर कम से कम 200 से 300 लोग दिख रहे थे। ट्रेनिंग के लिए बैरक बनाई गई थी, मदरसा था, एक मस्जिद भी थी। रॉ ने यह भी पता लगा लिया कि उस कैंप का मुख्य लक्ष्य सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जिहाद फैलाना था। 26 फरवरी की सुबह उड़ान भरने का समय तय हो गया था, रात 2:45। अगले 24 घंटे में भारत का पूरा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हाई अलर्ट पर आ गया। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। और फिर वो रात आई, 26 फरवरी की रात। भारतीय समय अनुसार रात 3:15। राजस्थान के एक एयरबेस से 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इन विमानों में स्पाइस 2000 गाइडेड बम लगाए गए थे, जो दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। पायलटों को बताया गया था, आप जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एयर डिफेंस को चकमा देना है, टारगेट तक पहुंचना है, बम गिराने हैं और वापस लौटना है। वापसी का रास्ता भी उतना ही खतरनाक होगा। विमानों ने रडार से बचते हुए उड़ान भरी। पाकिस्तानी रडार पर ये विमान कुछ देर के लिए दिखे भी तो बाद में गायब हो गए। भारतीय एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए पाकिस्तानी रडार को जाम कर दिया था। लगभग 40 मिनट की उड़ान के बाद विमान बालाकोट के ऊपर पहुंच गए। टारगेट पर नजर दौड़ाई गई, वही पहाड़ियां, वही इमारतें। सैटेलाइट इमेजेज एकदम सही थी, हर चीज मैच कर रही थी। फिर पायलट ने बटन दबाया, स्पाइस 2000 बम अपने टारगेट पर जा गिरे। विस्फोटों ने रात को दिन में बदल दिया। एक के बाद एक 3 बम, पूरा कैंप तबाह हो गया। जैश के टॉप कमांडर बैठे थे, ऑपरेटिव सो रहे थे, ट्रेनिंग देने वाले इंस्ट्रक्टर सब मारे गए। भारत ने सीधा जैश ए मोहम्मद के दिल पर वार कर दिया था। लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। वापसी के रास्ते में पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय विमानों को ट्रैक कर लिया। F-16 विमान हवा में थे। भारतीय विमानों को अपने बेस तक पहुंचने के लिए एक बार फिर रफ्तार और ऊंचाई बढ़ानी पड़ी, लेकिन भारतीय पायलट्स ट्रेंड थे इसी के लिए। 27 फरवरी की सुबह करीब 4 बजे सभी 12 विमान सुरक्षित अपने बेस पर लैंड कर गए। अगले दिन यानी 27 फरवरी की सुबह विदेश सचिव विजय गोखले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया है। इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। भारत ने ये हमला सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए किया है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई हमला ही नहीं हुआ। उन्होंने झूठा दावा किया कि भारतीय विमानों ने सिर्फ चीड़ के पेड़ गिराए हैं, और फिर उन्होंने तथाकथित सबूत के तौर पर एक जंगल की तस्वीर दिखाई जिसमें कुछ पेड़ गिरे हुए थे। लेकिन दुनिया भारत के साथ थी। दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस देख ली थी। हालांकि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने पलटवार किया। उन्होंने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। इस दौरान भारतीय वायुसेना का
एक MiG-21 बाइसन विमान मार गिराया गया। पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तानी क्षेत्र में उतर गए। हालांकि उन्होंने गिरने से पहले ही एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। ये बात बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने भी कंफर्म की। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध के कगार पर खड़े हो गए। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी थीं। लेकिन तब एक चमत्कार हुआ। पाकिस्तान ने अभिनंदन को बिना किसी शर्त के वापस भारत भेज दिया। 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन वाघा बॉर्डर से भारत लौटे। उन्होंने अपनी पहली प्रेस वीडियो में कहा, पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, मैं भारत लौट रहा हूँ। पूरा देश उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आया। तो आखिर इस पूरे ऑपरेशन में सच क्या था? क्या सच में पुलवामा एक इंटेलिजेंस फेलियर था? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि इनपुट्स मिलने के बावजूद तालमेल की कमी के कारण सटीक एक्शन नहीं लिया जा सका। नहीं इसलिए क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक ने साबित कर दिया कि भारत अब इंतजार करने वाला देश नहीं रहा। भारत ने दिखा दिया कि अब जवाब दूर तक दिया जाएगा और दिया गया। पुलवामा अटैक के बाद के वो 10 दिन भारत के इतिहास के सबसे संवेदनशील दिनों में से एक थे। 14 फरवरी को जो 40 जवान शहीद हुए, उनमें से हर एक के परिवार को सरकार ने कुछ ही दिनों में मुआवजा दिया, नौकरियां दी गईं। लेकिन कोई भी मुआवजा उस माँ के आंसू नहीं पहुंच सकता जिसका बेटा उस दिन बस में सवार था। कोई भी मुआवजा उस बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे सकता जो कहता है पापा कब आएंगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर बार तब शुरू होती है जब भारत पर हमला होता है और तब एक अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है। खुफिया एजेंसियों का, सेना का, वायुसेना का और उस देश का जो अपने जवानों के खून का हर कतरा गिनता है और उसका जवाब देता है, चाहे वो कुछ दिनों में हो या कुछ घंटों में। ये थी कहानी पुलवामा के बाद के उन 10 दिनों की जब दुनिया थम गई थी, जब हर भारतीय ने एक ही दुआ मांगी थी और जब एक तानाशाह ने सोचा था कि वो भारत को घुटने टेकवा सकता है। लेकिन वो भूल गया, हिंदुस्तान घुटनों पर नहीं बैठता, हिंदुस्तान टूटता नहीं, हिंदुस्तान मरता नहीं, हिंदुस्तान जवाब देता है। जय हिंद।